हाँ, तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। मानव और अन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पारिस्थितिक तंत्र पहला टॉपिक है जो पता होना चाहिए। दूसरा जो है मानव, और मानव के साथ साथ दूसरे जीव भी क्यों इसमें जरूरी हैं। तो पहला आंसर इसको आपको समझना होगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव पर जो है वो डिपेंडेंट होता, निर्भर होता है, जिसके कारण से खाद्य श्रृंखला बनती है। और वो खाद्य श्रृंखला जो है वो जरूरी होती है मेंटेन रखना। अगर एक जीव ज्यादा हो जाएगा तो वो खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र में बैलेंस बना हुआ रहना बहुत जरूरी है ना। अब बात आती, ये खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ मामला है। खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो है किस प्रकार से प्राणी एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं, और उनका डिपेंडेंट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसमें अब ये पहला चीज हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में मतलब हमारी पृथ्वी पर एक प्राणी जो है वो दूसरे प्राणी पर, जीव पर जो है वो निर्भर है। ये पारिस्थितिक तंत्र है, और ये निर्भरता जो है वो बैलेंस बनी रहना चाहिए। कोई की भी संख्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस बना रहेगा पृथ्वी पर, नहीं तो कुछ ना कुछ कांड होगा। ये पारिस्थितिक तंत्र है, सिस्टम है, और इसी में खाद्य श्रृंखला भी आती है। उसके बाद मानव और दूसरे जीव, मानव के साथ साथ दूसरे जीव भी क्यों जरूरी है इसमें। तो भाई साहब, अगर खाद्य श्रृंखला, अगर एक भी जीव गायब हो जाता है, एक भी जीव गायब हो जाता है, तो खाद्य श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित होगी। और वो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होने के कारण से चांसेस हैं वो पारिस्थितिक तंत्र, जो खाद्य जो सिस्टम बना हुआ है, वो उसमें से एक प्रजाति पूरी तरह से गायब हो जाए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अगर मच्छर गायब हो जाता है, मच्छर इस पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो जाता है। मनुष्य तो है इंपॉर्टेंट, मनुष्य सर्वहारी जीव है। उसके बिना तो फूड चेन काम बहुत मुश्किल से करेगी, क्योंकि मनुष्य ने हट जाएगा तो फिर पूरे जानवर बहुत ज्यादा हो जाएंगे पृथ्वी पर। बहुत ज्यादा वो होने लगे, मारकाट होने लगे। लेकिन मान लो उदाहरण के लिए एक मच्छर गायब कर दें अपन फूड चेन से, तो आप देखो अगर मच्छर गायब हो जाता है तो कितनी सारी प्रजातियां प्रभावित होंगी। मच्छर के जीवन पर डिपेंड करती है मकड़ी का जीवन, और साथ ही साथ छिपकली का जीवन। छिपकली का मेन भोजन वही है, मच्छर और कीट। तो छिपकली जो है वो, और मकड़ी का भी, मकड़ी जाला इसलिए बनाती है कि कीट पतंगे जो है उस जाले में फंस जाएं, और जो है वो उसको खा सके। तो मच्छर से उसका पेट भर रहा है। अगर मच्छर कम हो जाते हैं तो इन जो छोटे जीव होंगे इनकी प्रजाति में, तो छिपकली को खाने वाले और भी जीव हैं। छिपकली को कौन खा सकता है। तो छिपकली को आप जो बर्ड्स होती हैं ज्यादातर वो, और स्नेक वगैरह भी खा सकते हैं, जब अगर ये जमीन पर होंगी तो। ऊपर इसलिए रहती हैं ताकि बच सकें, लेकिन शिकार करने के लिए कई मामलों में इनको जो है वो नीचे आना पड़ता है। तो एक प्रजाति के खत्म होने से छिपकलियां कम होंगी, छिपकलियां कम होने से उसकी ऊपर वाली प्रजाति, एक तरह से अनबैलेंस की सिचुएशन हो जाएगी पृथ्वी पर। उसके कारण से इसलिए जरूरी है कि मानव, और मानव के साथ साथ अन्य जीव भी, और केवल जानवर नहीं, पौधे भी बराबर मात्रा में बने रहें। अगर एक भी प्रजाति खत्म हो जाती है तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी तो असंतुलन बढ़ेगा पृथ्वी पर। वो असंतुलन चाहे भोजन को लेकर हो, चाहे जीवित रहने को लेकर, वो असंतुलन किसी भी कारण से हो सकता है। वो असंतुलन के कारण से जो है फिर कायोस की स्थिति रहेगी, कियोस भी बोल सकते हैं उसको। हाहाकार मच जाएगा, है ना। तो ये अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मदद देगा आंसर याद करने में। पारिस्थितिक तंत्र जो है एक तरह से खाद्य श्रृंखला ही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है जीवों की। एक वीडियो आई है, इंस्टाग्राम की है, थोड़ी सी फनी है। और आप लोग जो अभी वो पढ़ रहे हो ना, एल्केन एल्केन एल्काइन, तो ये देखो जरा टीचर को क्या क्या करना पड़ता है। अब कूद कूद के बताओ एल्केन एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कह दो ना प्लस टू, कह दो ना, कह दो ना माइनस टू। तो कह दो ना प्लस टू, तो देखिए ना, कह दो ना प्लस टू, यहां सिर्फ एन रख देना।
कह दो ना, कह दो ना -2 यहाँ पे n। तो इसमें देखना आप लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आया। बॉयज ने तो अभी रिवाइज नहीं किया, गर्ल्स की क्लास में यही चल रहा था। तो वो CnH2n+2 को कह दो ना +2 उसके बाद एल्कीन में कह दो ना, केवल कह दो ना, और एल्काइन में कह दो ना -2। भाई साहब क्या है ये। लेकिन ठीक है, इस बहाने अगर एल्केन एल्किन एल्काइन याद रह जाए तो कह दो ना में कोई दिक्कत नहीं है। कह दो ना +2, कह दो ना कह दो ना केवल खाली, और कह दो ना -2। सही है, बहुत सारों को याद हो जाएगा इस बहाने से। हालांकि गर्ल्स को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अभी इन लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू होने वाला है। अम, कह दो ना +2, कह दो ना, और फिर उसका कह दो ना -2। CnH2n को इस तरह से ही पढ़ाया जा सकता है। वाह, धन्य हो ऐसे टीचर जो याद करवा सके बच्चे। गजब। अगला सोशल में अगला चैप्टर उठाते हैं, देखते हैं बीपी में क्या है। 48 ना सोशल का बीपी। वन्य जीव संसाधन, सॉरी, संसाधन और विकास से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। अब अगले 4 नंबर का हो गया है, 3 नंबर का हो गया है। संसाधन और वन विकास से दो नंबर के 2 क्वेश्चन है, और कृषि से 1 क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से पहले कृषि देखना चाहिए, क्योंकि आपको कृषि के बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी नॉलेज दे चुका हूँ मैं। देख लेते हैं एक बार कृषि चैप्टर से 2 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क के चैप्टर के लिए एक वेबसाइट मिली थी मेरे को। उस वेबसाइट पे 2 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं शेयर करूंगा उसके लिए। लेकिन वो छोटी क्लास के थे, पता नहीं उसमें बड़ी क्लास के भी हैं क्या नहीं है। चलो, चैप्टर 4 है ना कृषि, कौन सा है? 4। सोशल साइंस में, जियोग्राफी में 4th चैप्टर कृषि, 2 नंबर का एक क्वेश्चन कृषि। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। जो सबसे पहला तो कर्तन दहन प्रणाली श्लेषण बन, इसी को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए झूम खेती के बारे में, है ना। और झूम खेती को कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं, इंग्लिश में श्लेषण बन बोलते हैं। और अलग अलग देश में, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? बेबर या दहिया बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग राज्यों में किन नामों से जाना जाता है, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। वो टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो बोल देंगे बात बताओ, भारत में झूम खेती को किस नाम से आता है। हालांकि अभी बुक जो है वो प्रारंभिक दौर में है, तो अभी बच्चों को झूम खेती नहीं पता है, तो चांसेस बहुत हद तक है झूम खेती किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आने का। लेकिन इसी टॉपिक पर अगर मुझे कठिन क्वेश्चन बनाना है तो मैं ये दूंगा 2 नंबर में, कि बताओ झूम खेती को भारत में और किस किस नामों से जाना जाता है। अगर 2 स्टेट के नाम भी लिख दोगे और उनके बता दोगे ना, तो पता आपको आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश तो जरूरी है, बेबर या दहिया के नाम से जानी जाती है। और आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा, कितना अच्छा नाम है, याद रह जाएगा। पोड़ू या पेंडा, स्लैश एंड बर्न को पोड़ू या पेंडा बोलते हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, एपी में। एपी में पोड़ू या पेंडा बोलते हैं। और कोई देख लो उटपटांग नाम। उत्तर प्रदेश में तो झूम बोलते ही हैं। पश्चिम घाट में कुमारी बोलते हैं। उड़ीसा कठिन है, आंध्र प्रदेश का ही सही है पोड़ू और पेंडा। झारखंड में कुरुआ बोलते हैं। हमारे तो टफ होगा, तो ये सब पता होना चाहिए। दो दो के नाम याद रख लो, बस खत्म हो जाएगा। अगर दूसरे देश का याद कर सकते हो तो वही है, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका बोलते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले मसोले बोलते हैं। तो ये जरूरी है, झूम खेती जरूरी है। 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, झूम खेती किसे कहते हैं, और झूम खेती को भारत में और किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है इसमें वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक कृषि, कृषि के प्रकार हैं एक्चुअली में। 3 टाइप की होती है जहां तक है कृषि। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि।
तो इसमें क्या होता है, इसमें भाई सिंपल सी बात है, किसान जो है वो अपनी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मतलब कि केवल अपने जिंदा रहने के लिए खेती कर रहा होता है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा उसको फायदा पैसे कमाने की कृषि से काम कर रहा है। वो केवल अपना गेहूं उगा रहा है, सामान्यतः जितना उग जा रहा है खुद का पहले पेट भरता है, बची कुची बेच देता है, उससे उसके कारण से उसका दिन भर मतलब साल भर जो है वो चल जाता है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी या परिवार तथा समुदाय की श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य प्रारंभिक पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है, जाहिर सी बात है। यह अम, किसान वैकल्पिक रोजगार न होने का, सॉरी, उपयुक्तता पर निर्भर करती है, बस इतना ही है। प्रारंभिक जीविका कृषि जो है वो एक तरह से पुराना टाइप है, जिसमें खेती जो है हल वगैरह लकड़ी का यूज करके, घर वाले पूरे लगे हुए हैं खुदाई में, बोने में बीज, और फिर मेहनत कर रहे हैं पूरी, मतलब हाथ से की जाने वाली कृषि थी। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अभी भी भारत में बहुत जगह की जा रही है, लेकिन अब ज्यादातर जो है वो अपने यहाँ गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि की जा रही है। प्रारंभिक कृषि बहुत कम हो रही है, जहाँ मतलब औजारों से, पुराने जमाने के औजारों से काम करते थे। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये सबसे ज्यादा हो रही होगी अपने यहाँ। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। तो गहन जीविका कृषि में क्या करते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर पब्लिक ज्यादा है और लैंड कम है, अनाज उगाने के लिए जगह कम है, तो वहां पर गहन जीविका कृषि की जा रही है। अब वो ज्यादा फसल उगाने, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है, ज्यादा फसल उगाने में भी केमिकल वगैरह डालने में भी गुरेज नहीं करते हैं, वो बाकायदा रसायनों का उपयोग करके खेती कर रहे होते हैं। तो ये हमारी गहन जीविका कृषि है। और तीसरे नंबर पे आती है वाणिज्यिक कृषि। ये पूरी तरह से जो है वो व्यापार के लिए की जा रही है। उदाहरण के लिए हमारे मान लीजिए केचप बनाने वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी फेमस है केचप के लिए? किसान। टोमेटो केचप की किसान ही है, जहाँ तक जो भी है किसान है, मान लो किसान जो है, किसान तुम कंफ्यूज हो गए, कोई और नाम बता दो। मैगी, मैगी, मैगी केचप नहीं बनाती। केचप किसका फेमस है भाई? किसान। किसान का ही है। चलो ठीक है। किसान केचप जो है वो कंपनी बनाती है, तो उसको केचप बनाने के लिए सबसे मेन चीज इंग्रेडिएंट टमाटर। तो भाई साहब वो मान लीजिए कि एक बंदा जो है वो टमाटर की खेती करता है, तो कंपनी डायरेक्ट उस बंदे के पास जाएगी, बोले भाई देख मेरे को इस क्वालिटी का टमाटर चाहिए, अगर तुम मेरे को देगा तो मैं तेरी पूरी फसल डायरेक्ट खरीद लूंगा। इस प्रकार की जो खेती होती है इसको कॉन्ट्रेक्चुअल खेती बोलते हैं, और ये पूरी तरह से व्यापारिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, इसी को व्यापारिक कृषि भी बोलेंगे। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्य की फसल है, परंतु ओडिशा में एक जीविका फसल है। तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि एक जगह पर कोई फसल उस नाम से जानते हो तो अगले भी वही, आपको केवल ये प्रकार याद होना चाहिए। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, गहन जीविका कृषि क्या होती है, और आधारभूत जो कृषि होती है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये क्या होती है, बेसिक है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पुराने पुराने भारत में अभी भी की जा रही है, हाथों से की जाती है, हल लकड़ी का उपयोग किया जाता है, मजदूरों का उपयोग करके जो है वो खेती की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खुद का पेट भरना और बची कुची फसल को मार्केट में बेच देना। गहन जीविका कृषि वहां की जाती है जहां पर जनसंख्या दबाव ज्यादा है, और ये लोग फसल उगाने के लिए कीटनाशकों और दवाओं का उपयोग करते हैं, जिससे फसल ज्यादा मात्रा में उग सके। तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि व्यापार की दृष्टि से की जाती है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी को टमाटर की फसल चाहिए तो वो डायरेक्ट किसान से संपर्क करता है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत डायरेक्ट उससे जो है वो फसल खरीद लेता है। पूरी तरह से व्यापार की दृष्टि से की जाती है इस प्रकार की फसल। अगले बार जो है रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि के अंतर्गत रोपा जाता है। तो रोपण कृषि का उदाहरण है कॉफी। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का यही आ सकता है, बताओ रोपण फसलें किसे कहते हैं? तो बोलेंगे रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। नाम से सिद्ध हो रहा है रोपा जाता है। तो चाय के खेत देखे हैं क्या आपने? अगर नहीं देखें तो देखो चाय कैसे उगती है या कॉफी कैसे उगती है, इंटरेस्टिंग है ये चीज। अरे अंकल फिर से सामने आ गए। टी फॉर्म। ये दूर से तो बड़े सुंदर दिखते हैं, पास से देखोगे तो आप छोटे छोटे पौधे रहते हैं, और रोपा जाता है इसको, फसलों को।
वीडियो में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। रोपा जाता है इसलिए रोपण फसलें कहलाते हैं। चाय, कॉफी, गन्ना जो है वो भारत की प्रमुख रोपण फसलें हैं। दूर से तो बड़े सुंदर दिखते हैं, तो आप पास से देखोगे तो जैसे आपने बगीचों में नहीं देखे कुछ पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखो इस प्रकार के पौधे जैसे हो जाते हैं चाय के। यही पत्ती चाय की पत्ती है भाई। इसी से फिर इसको सुखाकर जो है अपनी चाय बनती है। ऐसी पत्ती रहती है और उससे ये बनती है। बताओ, चाय पत्ती इस प्रकार की दिखाई देती है आपको, देखा होगा आपने। तो ये पत्तियां चाय की पत्तियां हैं। रियल चाय पत्ती ये है। अगर आप सोचो कि अगर इसको हम पानी में डालें तो क्या चाय बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी, बहुत फ्रेश चाय बनेगी। अंग्रेज इसी का यूज करते थे एक्चुअली में। और इसको क्या करते हैं, ये रोप रहे हैं देखो। ये एक पौधे का पार्ट लिया। भैया अंग्रेज चले गए, अपनी चाय छोड़ गए। हाँ, भारत में अंग्रेजों ने ही चाय फेमस करी है। नहीं तो भारतीय नहीं पीते थे पहले, अंग्रेजों के टाइम से फिर देखो ये रोप दी। पत्ता हल्का सा एक पौधा काटा और उसको बो दिया। अब ये चीज जो है वो 10, देखो, ग्रो फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने वैसी उगी। फिर उसके बाद उसको जो है वो खेत में इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं। जो पत्तियां पक जाती हैं उनको हाथ से चुनकर अलग करते हैं। देखो बॉक्स पीछे टोकरी टांगी हुई है, वो जो पत्तियां लग रहा है उनको एक्सपीरियंस हो जाता है इनको कि कौन सी पत्तियां हो गई हैं तोड़ने लायक। उन पत्तियों को हाथ से चुनकर जो है ये काय में रख ले रहे हैं, अपने बॉक्स में रख ले रहे हैं। अब इसको जो है वो फिर सुखाया जाएगा नेचुरली। और सुखाने के बाद फिर उसके बाद उसको उस शेप में, आप जो चाय जिस शेप में पीते हो उस शेप में जो है वो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास अभी। ये पूरी फैक्ट्री है चाय की। शायद मेरे ख्याल से तो ये वेट भी नहीं करते होंगे ज़्यादा दिन, कम मशीनों का यूज़ करके सुखा लेते होंगे। विथरिंग, ये क्या करते हैं, पीस दिया, बहुत बढ़िया। बारीक बारीक काट दिया, एक तरह से बहुत बारीक काट दिया, पीसा नहीं है, काट दिया। अब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कि उसके ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो हो गई। ये ग्रीन टी बन गई। अब तो ग्रीन टी ऐसी नहीं होती, ग्रीन टी भी सूखी हुई रहती है, बस उसका अलग पत्ती से बनती है। पीस लिया, अब क्या करेंगे, इसका गर्म करेंगे क्या? मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, हाँ नेचुरली नहीं बना रहे हैं, ये फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो पत्तियां जो है वो पक जाएंगी, ब्लैक कलर ये आ गया। 4 किलोग्राम फ्रेश लीफ जो है 1 किलोग्राम ड्राई लीफ बनाती हैं। जो हरी पत्तियां 4 किलोग्राम लोगे तब 1 किलोग्राम ये वाली लीफ, ये वाली चाय पत्ती बनेगी। बढ़िया है भाई। बस अब क्या, अब तो पैकिंग बची हुई है, पैकिंग से ना देखेंगे अपन। रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पता होना चाहिए रोपण कृषि के उदाहरण कौन कौन से हैं। केले की रोपण कृषि दक्षिण भारत में बढ़िया है। उत्तर भारत में बांस की कृषि, तो उत्तर पूर्व में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में, हाँ वही मुझे लगा। नॉर्थ ईस्ट में बांस बड़ा अच्छा फेमस हो रहा है भाई, बॉटल तक बांस की बना रहे हैं वो लोग। बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं बांस की, टोकरी वगैरह तो आपने देखा ही है, हमारे यहाँ सूपा बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। डलिया बहुत ज्यादा यूज की जा रही है बांस से बनी हुई। तो ये है। मुख्य फसलें कौन सी भारत की, एक क्वेश्चन बनता है चावल के ऊपर, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है, किन परिस्थितियों में उगाई जाती है, तो वो अपने आप में पाठ का ही चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। चावल को पानी चाहिए बहुत ज्यादा, लगातार चावल जो है वो पानी में ही डूबा रहता है। इस खेत में देखो टावर लगा हुआ है, तो क्या इसमें करंट नहीं फैलता होगा, नहीं फैलता। ऊपर लगे रहते हैं उसमें बहुत सारे इंसुलेटर बड़े बड़े। इसमें क्या है भाई, प्रमुख क्षेत्र और गौड़ क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र मतलब कि जहाँ पर मेनली यही क्रॉप उगाई जाती है, और गौड़ क्षेत्र मतलब कि अनुकूल है, उगा भी सकते हो नहीं भी उगा सकते हो, ऐसी बात है ना। तो प्रमुख क्षेत्र जो है वो डार्क यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको और जो गौड़ क्षेत्र है, गौड़ मतलब हो जाता है, हिंदी में भी आप पढ़ोगे गौड़, गद्य साहित्य की गौड़ विधाएं कौन कौन सी हैं, तो गौड़ विधाओं का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा मात्रा में उस पर नहीं लिखा गया। वैसे यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी तो है लेकिन कम लिखा गया उनके मान पर वो ज्यादा ज्यादा फेमस नहीं है। तो जो ज्यादा फेमस हो जाती हैं वो प्रमुख विधाएं हो जाती हैं, जैसे कि कहानी और जो हमारा नाटक वगैरह होते हैं। और गौड़ विधाओं में फिर रेखा चित्र, संस्मरण ऐसे आते हैं जो बहुत कम लिखे जाते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये प्रमुख क्षेत्र है, और गौड़ क्षेत्र मतलब कि जो ज्यादा फेमस नहीं है। उसके बाद आ जाता है गेहूं। गेहूं ज्यादा इम्पोर्टेंट आने को, तो यार देखो अब कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है तो ज्यादा उसमें कुछ
काली काली मिट्टी चाहिए होती, इतना पता है मुझे। बाजरा, मक्का, प्रमुख क्षेत्र, गौड़ क्षेत्र, काय का है भाई, हेडिंग दी होगी गेहूं का। गेहूं भारत में सबसे ज्यादा जो है वो इस एरिया में, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया है जो गेहूं के लिए प्रमुख क्षेत्र में से आता है। बाकी साउथ साउथ इंडिया में दिख रहा है आपको गौड़ क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर चावल ज्यादा खपता है। गन्ने की कृषि, मक्के की कृषि, गन्ना कहाँ उगता है ये पूछना, इतना ज्यादा डीप में नहीं आ सकता। कॉफी आ सकता है, चाय और कॉफी अलग, क्योंकि रोपण फसलें हैं इसलिए। चाय भी इसमें लिखा हुआ है किस प्रकार से उगाई जाती है। बागवानी फसलें, बागवानी फसलें मतलब जो बागान में फल वगैरह उगते हैं, फल और फूल दोनों ही बागवानी फसलों में आएंगी। अखरोट, सेब और अनार, इतना पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। आखाद्य फसलें, तो आखाद्य फसलों में जूट जरूर पूछा जाता है। रेशेदार फसलें, जूट को सुनहरा रेशा बोलते हैं, तो ये एक क्वेश्चन आता है इसमें, जरूरी है। बाकी तो 2 नंबर के क्वेश्चन भाई कोई सी भी फसल पूछ सकते हैं, वो अब इतनी सारी तो याद की नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है। इसमें एक आता है कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन से योगदान दिए गए हैं, मतलब किसानों के अच्छे भले के लिए कौन कौन सी चीजें की गई हैं। उसमें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आता है, वो जरूरी है। तो अपन कल इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे, आज टाइम ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी। तो कल कंटिन्यू करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। आपको अगर इस पे क्वेश्चन मिलते हैं तो क्वेश्चन ढूंढो, क्या होता है पूछो, ताकि वो क्वेश्चन याद रह सके लंबे समय तक। आप रट सकते हो, लेकिन शायद मैं समझा दूंगा तो वो लंबे समय तक याद रह जाएगा और एग्जाम में भूलोगे नहीं। अगर चित्र देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आप भूलोगे कि रोपण फसल है चाहे एक, और कैसे उगाए वैसे बनाई जाती है, तो मुझे नहीं लगता आप उसको भूल पाओगे। तो अगर वो देख लोगे यहाँ पर तो लंबे समय तक याद रहेगा। स्पिनिंग जेनी हो गई, किताबारो कितागाबो तमारो उसका आया था नाम एक वो, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके बारे में, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस थी वो, सबसे पहले उसने बाइबल लिखी थी। तो उसके देख लोगे ना यहाँ पर तो लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो आज अपन उसके लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं सुबह आर क्लास में। चलिए, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।